नमस्कार दोस्तों। अब इनका सबसे पहले जो है अपन ने हस्तरेखा का एनालिसिस पूरा दे चुका है और उसके बाद में न्यूमरोलॉजी की भी सारी डिटेल्स मैंने इनको दे दी है और उसके बाद में अभी होरोस्कोप जो है एनालिसिस मैं इनको दे रहा हूँ। तो लगभग सारा होरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा उसमें मैचिंग ही आ रहा है। तो अब सबसे पहले चलते हैं इनके प्रथम भाव में। अब प्रथम भाव में इनके सूर्य और बुध एक साथ में बैठे हैं। अब बुध जब यहाँ पर प्रथम भाव में बैठते हैं तो ऐसा जो जातक होता है वो दूसरों का प्रिय, ज्ञानवान तथा चिंतक, त्यागी और लेखन कला यानी लेखक बन सकता है। ये पूरेपूर उसके संकेत है। चिकित्सक, ज्ञान का पिपासु यानी ज्ञान भरपूर लेने की उसको आदत रहेगी तथा गंभीर व्यक्तित्व वाला, चरित्रवान, मधुरभाषी तथा संयमी होता है तथा उनमें किसी न किसी विषय के अंतर्गत पारंगत होने की बहुत ही अच्छी योग्यता या कला अपने आप आ जाती है। ये प्रथम भाव के बुध के कारण। अब उसके बाद में सूर्य साथ में बैठे हैं। अब सूर्य प्रथम भाव में जब बैठते हैं तो जातक चिंतनशील और मननशील होता है, साथ में परिश्रमी और तेजस्वी होता है तथा अपने तेज संपन्न और आक्रामक स्वभाव के कारण भी कभी कभी शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। वैसे भी इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 27 है, तो 2 और 7 9 अंक आता है। मंगल का जो व्यक्ति होता है वो गुस्सेल ही होता है, तो ये यहाँ से भी ये मालूम पड़ रहा है। मीठे वचन बोलने वाले भी होते हैं परंतु कठोर हृदय वाले होते हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति अपने कठोर मेहनत और परिश्रम द्वारा धन संपत्तिवान बन के ही रहते हैं। प्रथम भाव का जो सूर्य होता है वो शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि सूर्य का प्रथम भाव जो ग्रह है वो उसका स्वयं का ग्रह है। जब यहाँ पर वो बैठते हैं तो इनको ग्रहों का राजा कहा गया है। अत्यंत शुभदायी फल इनको यहाँ से 100% मिल जाएंगे। बट जब सूर्य अशुभ स्थिति में आ जाएंगे तो उनको डेफिनेटली यहाँ से ड्रॉबैक भी मिलेगा। अब जब मेरे हिसाब से इस साल में सूर्य अशुभ स्थिति में है इनके इसमें, तो जब यह स्थिति पैदा होती है तो व्यक्तियों के जो पिता होते हैं उनकी मृत्यु जो है वो होने के संकेत होते हैं। और जिनका सूर्य पहले से ही खराब होता है यानी बहुत नीच स्थिति में बैठता है तो वैसे तो उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु होती है। और इनका हस्तरेखा में मैंने देखा है सूर्य खराब स्थिति में है, उसके उपाय भी मैंने आपको दे दिए हैं। अब उसके बाद में चलते हैं इनके दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव में इनके शुक्र और केतु एक साथ में बैठे हैं। दूसरा भाव काल पुरुष का मुख कहा गया है। कभी भी ये जो होरोस्कोप देखने समय इसका बहुत बड़ा योगदान है कि शुक्र माँ कहाँ पर बैठे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो मुख से जातक कलात्मक बात करता है, अपनी आँखों से वह कलात्मक अभिव्यक्ति करने के अंदर माहिर होता है। अपने चेहरे को सजा कर रखना, उसकी नीयत अच्छी होती है। सुंदर भोजन और पेय पदार्थों की तरफ उसका रुझान ज़्यादा होता है। अपना वाक्पटुता के कारण ऐसे व्यक्तियों की जान पहचान होती है। सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति अपनी समझने की कला से पूर्ण होने के कारण वह विद्वान भी माने जाते हैं। अपनी जान पहचान का फायदा लेने के कारण वह साहसी भी होते हैं, लेकिन अकेला फंसने से वह कभी कभी इनको बचना चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर केतु इनके साथ में बैठे हैं। जब यहाँ पर केतु बैठते हैं इस भाव में और शुक्र के साथ में तो व्यक्ति को सुंदर बना देता है। शुक्र के साथ में केतु जब बैठता है तो
ऐसे व्यक्ति सुफलों की श्रेणी में आते हैं। ये आपको जीवन में सुखी और भी संपन्न भी बनाएगा, लेकिन ये किसी उम्र के बाद में। ये धन लाभ भी आपको प्राप्त करवाएगा, लेकिन विदोषों से, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कई अवसरों पर ये आपको मधुर वचन का वक्ता भी बना देता है, लेकिन अधिकांश मामलों में यहाँ का स्थित केतु अशुभ फल भी देने वाला भी माना गया है। आप कुछ हद तक व्यग्र चित्त हो सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मन संतापित हो जाएगा, कानों में व्यवधान आ सकता है, बहुत सारे कामों में व्यवधान आ जाएंगे। कई मामलों में आप धर्म के विरुद्ध भी जाते हुए पाएंगे। जैसे आपने मुझे कहा भी था कि आपने किसी मतलब अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले भी गए थे, ऐसे भी आपने बताया हुआ है। तो ये यहाँ का केतु का ही फल है। तो आपको नीचों की संगति भी ये यहाँ के जो केतु है वो दे सकते हैं। विद्या प्राप्ति में आपको व्यवधान ला देंगे। आर्थिक समस्याएं आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। व्यर्थ के खर्चे बहुत बनेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने में व्यवधान आएगा। कोई मुख रोग आपको बहुत परेशान कर सकता है, अथवा वाणी में कोई दोष हो जाएगा। आदर सत्कार का वचन निकालने में अरुचि भी हो जाएगी कुछ समय के बाद। भाषण संभाषण में सरसता का अभाव रहेगा। परिवार में कलह रहेगा। मित्रों से भी कुछ समय के बाद आपका विरोध हो जाएगा। व्यवसाय में घाटा होगा। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ का केतु व्यक्ति को दे देता है। तो इन चीज़ों से आप बच के रहिए। दूसरा, यहाँ का केतु अगर रोग कारक के लिए देखा जाए तो व्यक्ति को नेत्र से जो रोग आएंगे, यानी आँखों के रिलेटेड के जो है उस चीज़ों से व्यक्ति को बहुत पीड़ित कर सकता है, या गले के संदर्भ में कुछ ना कुछ इनको पीड़ित कर देगा, गला या नेत्र रोग। साथ में व्यक्ति को पारिवारिक सुख भी ऐसे व्यक्तियों का कम हो जाता है यहाँ के केतु के कारण। अब उसके बाद में चलते हैं 7वें भाव में, ताकि इस भाव में इनके बैठे हैं गुरु। अब बृहस्पति देव जो है वो पारिवारिक और सांसारिक सुखों के लिए देखे जाते हैं। अब इनका मैरिज नहीं हो चुका है, अब मैरिज के लिए भी यहाँ से देखा जाता है बृहस्पतियों से, कुंडली से। जब बृहस्पति 7वें भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। लोग इनको खुद इनके पीछे पड़ जाएंगे लवशिप के लिए। लोग आपसे मिलकर प्रसन्न होते हैं, अर्थात आपके आकर्षण के कारण लोग आपसे मिलकर आपके वशीभूत हो जाएंगे। आपकी वाणी आकर्षक होगी और प्रभावशाली होगी। ज्योतिष, काव्य, साहित्य, कला प्रेमी, शास्त्र परिशील के ऐसे इन चीज़ों में भी आपको रुचि ज़्यादा आएगी। आप प्रतापी, यशस्वी और प्रसिद्ध भी होंगे कुछ समय के बाद। लेकिन यहाँ का स्थिति बृहस्पति जो की स्थिति है वो कभी कभी विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आसक्ति देंगे, परंतु उनके प्रति लंबे समय तक आपको समर्पित रहना ये अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। फिर भी आपका जीवन साथी कुलीन और धनवान होगा। विवाह के कारण आपका भाग्योदय होगा, आपको धन लाभ होगा विवाह के कारण, और आपका जीवन साथी भी काफ़ी अच्छा होगा, धनवान होगा, कुलीन होगा। ये यहाँ के बृहस्पति के कारण समझ में आ रहा है। दूसरा, सप्तम भाव का बृहस्पति जो होता है व्यक्ति को कामुकता देता है। यहाँ स्थित कभी कभी व्यक्ति अभिमानी भी बन जाता है। अंत इन पर नियंत्रण भी आवश्यक अपने आप आ भी जाता है। इतना इगोइस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी अभिमानी तो व्यक्ति बनता है।
ये हो गया यहाँ का फल गुरु का। अब उसके बाद में चलते अष्टम भाव में। यहाँ पे राहु और चंद्रमा एक साथ में स्थित है। जब अष्टम भाव में राहु होते हैं तो ऐसे होने से कारण आप शरीर से वीकनेस पाएंगे। अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को विदेश ले जाता है, विदेश गमन करवाता है, वहाँ से धन लाभ देता है। अर्थात आप अधिकांश समय तक विदेश में रह सकते हैं। आप राजाओं, सरकारी प्रतिनिधियों और पंडितों के आदरणीय होंगे। आप लोगों में माननीय और प्रशंसित होंगे। आप श्रेष्ठ कर्मों से काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपका जो भाग्योदय है वो 26 या 27 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में होगा। बहुत बार आपका धन बेकार में भी बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आपको धनवान तो ज़रूर बनेंगे यहाँ के राहु के कारण, लेकिन ये आपको विदेश ज़रूर ले जाएगा। आपकी पुत्र संतति की संख्या कम होगी। आपका बुढ़ापा बहुत सुखी रहेगा। आपकी रुचि गाय पालने में होगी तो आप ज़रूर पाल लीजिए। पशुधन की मात्रा बढ़ा लीजिए। 100% आपको बहुत फ़ायदा होगा पशुधन की वजह से। आपको अपने जीवन से जुड़ी कई बातों का पूर्वानुमान भी हो जाएगा। ऐसा होता भी होगा अभी भी। लेकिन यहाँ के स्थित राहु कई बार अशुभ फल भी देते हैं। वो अशुभ फल क्या है? जिसके कारण आप कुछ हद तक भीरू और आलसी भी हो जा सकते हैं। स्वभाव से जल्दबाज और वाचाल भी होंगे। आप कुछ ऐसे कामों में भी लग सकते हैं जैसे धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जिसको अच्छे न माने गए हो। आपको पैतृक धन से वंचित रहना पड़ सकता है। भाई बंधुओं से कष्ट मिलेगा। आपके खर्चे अधिक होंगे और धन हानि बहुत होगी, जो कि यहाँ से जो केतु है ये फल देंगे। उसके साथ में चंद्रमा बैठे हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा का क्या फल है? 8वें भाव में यह अष्टमा का जो चंद्रमा है वो भी नेत्र के रोग प्रदान करता है। और बृहत जातक तत्व मान सागरी में ये कहा गया है कि चंद्र 6 या 8वें में भाव में बैठा है और कोई पाप ग्रह उसके साथ में बैठता है तो व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी का बहुत बड़ा, यानी किसी बीमारी से वो घेरा जाएगा। कोई इसको शॉर्ट लाइफ भी कहते हैं, अल्पायु भी उसको कह सकते हैं। लेकिन अल्पायु के ऐसे कोई मेरे हिसाब से संकेत नहीं है। सिर्फ ये आपको रोगों से घेरा रहेगा। कुछ समय के बाद वो कम हो जाएगा। मैंने तो आपको उसके उपाय तो बताए भी है। अब उसके बाद में चलते हैं आपके 11वें भाव में डायरेक्टली। यहाँ पे 11वें भाव में शनि बैठे हुए। जब 11वें भाव में शनि बैठते हैं तो जातक को भाग्यवान, विचारशील और संतोषी स्वभाव के बनाते हैं। लेकिन ये कब? जब शनि अपने अच्छी स्थिति में हो। जब खराब स्थिति में हो तो खराब फल दे देंगे। ऐसा जातक जीवन भर अपनी प्रगति के लिए अलग अलग देश में जा सकता है, खोज करता रहेगा। और रहस्यमय दुनिया की जो खोज कहते हैं, इन चीज़ों में उनकी लगाव ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ के शनि के कारण। अलग अलग स्रोतों से धन कमाकर अच्छे घर, वाहन का सुख ये 100% प्राप्त करेंगे। यहाँ का शनि आपको बहुत सारे दोस्तों से, ज्ञानी व्यक्तियों से, पंडितों से, जिनके पास अच्छा खासा ज्ञान हो और जो लोग विद्वान हो, उन सारे लोगों से साथ आप संबंध रखिए। उन लोगों से आपको डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ का शनि वही फल देता है। और मेरे हिसाब से यही है कि जो आपके मन में बार बार आ रहा है कि मैं क्या धर्म के प्रति कोई रुझान बढ़ाऊँ, कोई साधु या किसी बड़े जो ग्रुप होते हैं बड़े बड़े, जैसे ओशो रजनीश जी हो गए, सदगुरु साहब हो गए, ऐसे कोई बड़े बड़े ग्रुप है, इनमें ज्वाइन होकर मैं भी किसी धर्म के रिलेटेड का काम करूँ, तो मेरे ख्याल से यहीं का शनि जो है वो आपको मन में बढ़ा दे रहा है। अभी 12वें भाव में मंगल बैठे हैं। जब किसी के भी 12वें, चौथे और इस भाव में जब मंगल बैठते हैं
तो उसको मांगलिक भी कहा सकते हैं। यानी इनके लोग, ऐसे लोगों की शादी बहुत लेट होती है। जब भी इस तरह का मंगल साथ में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को जो शादी होती है वो 32 के 35 के बाद में ही करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को लव लाइफ भी ठीक नहीं रहती है। इनका मैरिज लाइफ जो होता है तो ये ज़्यादातर साधु ही बनना चाहेंगे इसके कारण। और ये 100% यहाँ का जो ये फल है ऐसा व्यक्तियों को साधु भी बना देता है। यहाँ का मंगल दोष के कारण आपकी शादी लेट होगी। दूसरा, कुछ एक्सीडेंट के लिए भी ये मंगल कुछ हद तक बढ़ा देता है। एक्सीडेंट प्रोन चांसेस भी यहाँ के मंगल बढ़ा देता है। तो इसके उपाय जो है मैं वो आपको बता दूंगा यहाँ के मंगल के क्या करना है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो मंगल है वो मांगलिक दोष का निर्माण करता है, जिसके कारण आपको दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहेगा। इस स्थान का मंगल पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों की आंखें चंचल, बुद्धि चपल और इच्छा घूमने फिरने की होती है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। इसके पहले भी मैंने कहा था आपकी हृदय रेखा बहुत सारी टूटी हुई है। ये वहाँ पर भी था, ये देखो यहाँ पर भी इसके संकेत मिले हैं कुंडली में। अब दूसरे कुछ फल है जो है शुक्र और केतु जो है वो एक साथ में बैठे हुए हैं। जब एक साथ आते हैं तो कई बार व्यक्तियों के डाइवोर्स होते हैं, यानी दूसरी शादी के योग होते हैं। जैसे मंगल भी वही कार्य करता है, ये भी यहाँ पर वही फल आ गया शुक्र और केतु का। ये लोग ऐसे जो होते हैं वो लव और रोमांस में इनका ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई भी नहीं होते, उसमें ज़्यादा इतना ध्यान भी नहीं जाता। और शुक्र उसी का कारक ग्रह है, लव और रोमांस। तो जब शुक्र और केतु एक साथ में बैठते हैं तो विवाह में अच्छे फल नहीं देता है। जितना लेट हो जाए उतना लेट शादी करिए, 32 के 35 के बाद में करना चाहिए। तो कुछ इनको ऐसे व्यक्तियों को सक्सेस मिल सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ 100% आपका डाइवर्स हो ही जाएगा। दूसरा, ये योग व्यक्ति को साधु भी बना देता है। 99% साधु बनने के चांसेस है। अब उसके बाद में राहु और चंद्र एक साथ में बैठे हुए हैं। जब राहु और चंद्र एक साथ में बैठते हैं, राहु जो है क्रूर ग्रह और चंद्र जो है वो माता का कारक ग्रह है। माँ के लिए चंद्र देखा जाता है, पिता के लिए सूर्य देखा जाता है। जब वो दोनों साथ में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख ना के बराबर मिलेगा। दूसरा, तार्किक बुद्धि ज़्यादा रहेगी, क्रिएटिव फील्ड में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। राइटर, आर्टिस्ट, इस चीज़ों में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको वरदान की तरह काम करेगा। माइग्रेशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी दे सकता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए इसका कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चंद्र भी विदेश कारक ग्रह माना गया है, पानी का ग्रह है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का उसको पूरा चंद्रमा के अंदर आता है। बस ये सिर्फ ये राहु के साथ बैठता है कोई भी ग्रह तो वो चांडाल बन जाता है। जब चांडाल बनता है कोई भी ग्रह राहु के साथ बैठ के तो उसके सुखों में कमी आ जाता है। तो चंद्र माता का ग्रह, माता का कारक ग्रह, इसलिए आपको माता में कमी 100% आएगी, कभी भी नहीं बनेगी। उसके लिए आपके माता का हैंड आप एनालिसिस करिए तो उनको अपन कुछ उपाय बता सकते हैं, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ आपको उसके बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो ये था सारा कुछ इनके कुंडली का एनालिसिस। और भी इनमें से कुछ रहा हो तो मैं इनसे पर्सनली बात करूँगा और पर्सनली मैं इनको प्रेरित करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।